हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको मैम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो हम मलेरिया पार्ट 2 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं मलेरिया पार्ट 1 बना चुकी हूँ, जिसमें मलेरिया का मैंने जनरल इंट्रोडक्शन बताया था, उसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है और उसकी एपिडेमियोलॉजी क्या है, और इसके अलावा हमने उसके टाइप्स देखे थे, मलेरिया के कितने टाइप्स होते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको मलेरिया की जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में बताऊंगी, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, मलेरिया के साइन सिम्टम क्या होते हैं, इसके अलावा डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशंस और प्रिवेंशन। इन पॉइंट्स का हम डिटेल से इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर आपका मेडिकल से रिलेटेड हो या फिर आप अदर क्लासेज में हो, 11th 12th में, 9th में। तो ये मलेरिया का टॉपिक जनरली सभी क्लासेस में आता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से अगर हम देख लें तो एमसीक्यूज में भी मलेरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं या फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी इसके खूब सारे आते हैं। तो आप ये वीडियो स्किप ना करें और लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले हम इसकी लाइफ साइकिल देख लेते हैं मलेरिया की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको ध्यान से आराम से समझना, ठीक है ना। अब अगर हम इसकी लाइफ साइकिल के बारे में देखें तो इसकी जो लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम की, वो 2 होस्ट में कंप्लीट होती है, ठीक है। वन इज इंटरमीडिएट होस्ट एंड सेकंड इज डेफिनेट होस्ट। जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो होता है ह्यूमंस, ठीक है, मैन होता है। और जो डेफिनेट होस्ट होता है वो होता है मॉस्किटो, और मॉस्किटो में कौन सा होता है? फीमेल एनाफिलीज होती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है उसमें जो पैरासाइट है उसकी एसेक्सुअल लाइफ कंप्लीट होती है। इसमें 2 होती है, एक एसेक्सुअल लाइफ साइकिल होती है और एक सेक्सुअल लाइफ साइकिल होती है। तो एसेक्सुअल जो लाइफ साइकिल है वो किस में कंप्लीट होती है? इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर कंप्लीट होती है। और जो डेफिनेट होस्ट है उसके अंदर क्या होती है? इसकी सेक्सुअल लाइफ कंप्लीट होती है। लेकिन आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि जो इसकी एसेक्सुअल लाइफ साइकिल है इसकी वजह से इंटरमीडिएट होस्ट में क्या होता है? साइन और सिम्टम इसके अपीयर होते हैं, या कह सकते हैं हम सिम्टोमेटिक होते हैं, सिम्टम्स इसमें आते हैं। लेकिन जो डेफिनेट होस्ट है उसमें किसी भी तरह का कोई साइन सिम्टम नहीं होता है इस पैरासाइट की वजह से। मतलब ये जो मॉस्किटो को कोई हार्म नहीं पहुंचाता है, लेकिन जो इंटरमीडिएट होस्ट है उसको क्या करता है? वो हार्मफुल होता है, उसके लिए नुकसानदायक होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो एसेक्सुअल लाइफ साइकिल जिसमें कंप्लीट होती है उसमें जो पैरासाइट है वो क्या होता है? सिम्टोमेटिक होता है, और मॉस्किटो में क्या होता है? एसिम्टोमेटिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्यूरिंग अ ब्लड। अब हम इसकी लाइफ साइकिल देख लेते हैं किस तरह से ये लाइफ साइकिल दोनों होस्ट में कंप्लीट करता है। तो इसको मैंने डिस्क्राइब कर रखा है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें फिगर के थ्रू भी मैं आपको उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। वो आपको आसानी से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। डेफिनेट जो होस्ट है, ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद ड्यूरिंग अ ब्लड मील इंसेक्ट फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो इनोकुलेट स्पोरोजोइड्स इनटू द ह्यूमन होस्ट। क्या होता है? सबसे पहले जो एनाफिलीज फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होता है वो क्या करता है? ह्यूमंस को बाइट करता है मील के लिए, और उसमें क्या चले जाते हैं? इसके स्पोरोजोइड से चले जाते हैं। कहाँ से? फीमेल एनाफिलीज के जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं उसमें क्या होते हैं? ये स्पोरोजोइड्स होते हैं। जब ये फीमेल एनाफिलीज क्या किसी ह्यूमंस को बाइट करती है तो उसमें क्या है? उसकी ब्लड स्ट्रीम में स्पोरोजोइड्स क्या हो जाते हैं? इनोकुलेट हो जाते हैं या चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब जो है, अब क्या होगा? स्पोरोजोइड्स इन्फेक्ट लीवर। अब उसके ब्लड स्ट्रीम में क्या आ गए? स्पोरोजोइड्स आ गए। ये स्पोरोजोइड्स कहाँ चले जाएंगे? लीवर सेल्स में चले जाएंगे। हेपेटिक सेल्स होती है इसकी, जो मेरेनकाइमा होती है, उसमें क्या होगा? इसमें पहुंच गए लीवर सेल्स में। देन मैच्योर इनटू स्केंजोल। अब लीवर सेल में ये स्पोरोजोइड्स क्या करेंगे? डेवलप करेंगे और मैच्योर बन जाएंगे, और किस में फॉर्म हो जाएंगे? ये इसके जॉइंट्स में बदल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसके जॉइंट्स रप्चर। इसके बाद जो इसके जॉइंट्स है वो क्या होगी? मैच्योर हो जाएगी और रप्चर होगी। रप्चर होगी तो क्या होगी? एंड रिलीज मीरोजॉइंट, और उससे क्या निकलेंगे? मीरोजॉइंट्स निकलेंगे। ये मीरोजॉइंट्स क्या करेंगे? इन्फेक्ट रेड ब्लड
सेल। जैसे ही ये रप्चर हुए, कहाँ से, लीवर से, लीवर से रप्चर होने के बाद ये कहाँ चले जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम में आ जाएंगे। ब्लड स्ट्रीम में क्या होते हैं, वापस से आरबीसीज होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, उनको क्या करेंगे, इन्फेक्ट कर देंगे। कौन, मीरोजॉइट्स। नेक्स्ट द रिंग स्टेज ट्रोफोजॉइट्स मैच्योर इनटू, अब इसमें इनको इन्फेक्ट कर दिया आरबीसीज में, आरबीसीज में ये मीरोजॉइट्स चले गए और किस फॉर्म में आ गए, रिंग स्टेज में आ गया। जो रिंग स्टेज क्या होगी, डेवलप होगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ट्रोफोजॉइट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। जब ट्रोफोजॉइट्स मैच्योर हो जाएंगे एंड इनटू किस में चेंज हो जाएंगे, ये इसके जॉइंट्स में चेंज हो जाएंगे, विच रप्चर एंड रिलीज मीरोजॉइंट्स। दोबारा से क्या होंगे, मैच्योर होंगे क्या, इसके जॉइंट्स, और वापस से क्या हो जाएंगे, ये रप्चर होकर के मीरोजॉइंट्स रिलीज कर देंगे। दो तरीके से मीरोजॉइंट्स इसमें रिलीज हुए हैं। एक तो क्या हुआ था, जब ये लीवर सेल्स में थे, स्पोरोजॉइट्स मैच्योर होने के बाद इसके जॉइंट्स बने थे, और वहां से रप्चर होने के बाद ये किस में चेंज हो गए थे, मीरोजॉइंट्स में चेंज हो गए थे। उसी तरह से ये मीरोजॉइंट्स उसके बाद कहाँ गए, रेड ब्लड सेल में गए, वहां पर मीरोजॉइंट्स क्या हुए, मैच्योर हो गए, ट्रोपोजॉइट्स में आए, ट्रोपोजॉइट्स के आने के बाद वापस से किस में चेंज हो गए, इसके जॉइंट्स में चेंज हो गए, और इसके जॉइंट्स रप्चर होने के बाद वापस किस में चेंज हो गए, ये मीरोजॉइंट्स में बदल गए। ठीक है, इस तरह से क्या हो गए, ये यहां तक पहुंच गए। नेक्स्ट हमारी जो इसकी प्रोसेस है वो क्या होगी, इसमें से जो सम पैरासाइट्स है डिफरेंशिएट्स इनटू सेक्सुअल्स इरिथ्रोसाइट्स स्टेज। इसमें से अब ये जो अपने क्या निकले हैं, मीरोजॉइंट्स निकले, वापस से क्या करेंगे, आरबीसीज को इन्फेक्टेड करेंगे और कुछ इसमें से क्या बन जाएंगे, गैमेट्स बनेंगे, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। वो क्या करेंगे, द गैमेटोसाइट्स, माइक्रो गैमेटोसाइट्स एंड मैक्रो गैमेटोसाइट्स आर इंजेस्ट बाय एन एनाफिलीज मॉस्किटो। इसमें से ब्लड स्ट्रीम में ये गैमेट्स बन गए, माइक्रोगेमेट्स बन गए और मैक्रोगेमेट्स बन गए। इनको क्या करेंगे, जब एनाफ्लीज है, एनाफ्लीज मॉस्किटो क्या करेगी, इसको ब्लड इसको मील को इंजेस्ट करेगी, तो उसके अंदर क्या चले जाएंगे, ये दोनों गैमेट्स चले जाएंगे, फीमेल और मेल। वहां पर जाकर के स्टोमक में, इन मॉस्किटो स्टोमक में क्या करेंगे, ये दोनों गैमेट फ्यूज हो जाएंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जाइगोट बना लेंगे। यहां तक आपके क्लियर है बात, जाइगोट बन गया। ये जाइगोट क्या होगा, टर्न इनटू मोटाइल एंड इलोंगेटेड यूकाइनेट्स। अब ये जाइगोट है वो क्या होगा कि सबसे पहले तो क्या होगा, ये मूवेबल नहीं होगा, लेकिन ये किस में चेंज हो जाएगा, मोटाइल में चेंज हो जाएगा और एनलार्ज यूकाइनेट्स बना लेगा, जो मूव करेगा ये। अब ये मूव करने के बाद ये यूकाइनेट्स है कहाँ चला जाएगा, मिड गट में चला जाएगा, मॉस्किटो की मिड गट में जाने के बाद ये क्या होगा, वहां पर डेवलप होगा और क्या बनेगा, oocyst फॉर्म कर लेगा। नाउ अब oocyst बनने के बाद क्या होगा, ये सिस्ट बन गई, ये रप्चर हो जाएगा, उससे क्या निकलेंगे, ये यहां से निकल जाएंगे, इसमें रिलीज स्पोरोजॉइट्स, इससे निकल गए ये स्पोरोजॉइट्स। निकलने के बाद अब ये क्या होंगे, ये इसकी सलाइवरी ग्लैंड्स में आ गए मॉस्किटो की। मॉस्किटो फिर से अगर किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो उसकी बॉडी में दोबारा से ये स्पोरोजॉइट्स को क्या कर देगा, छोड़ देगा, इस तरह से क्या करेगा, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा। तो यहां पर देखने वाली बात ये थी कि इसने जो इसकी सेक्सुअल लाइफ थी वो किसमें कंप्लीट करी थी, मॉस्किटो के अंदर करी थी, और जो एसेक्सुअल लाइफ थी वो किसमें कंप्लीट होती है, ह्यूमन बींग्स में कंप्लीट होती है। इसी सारा जो डिस्क्रिप्टिव यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी को मैं आपको फिगर के थ्रू समझाती हूँ। जैसा कि आपको इसको फिगर में दिख रहा है, यहाँ पर ये मॉस्किटो है, ये मॉस्किटो क्या हुआ, किसी ह्यूमन बींग्स को बाइट किया, और मॉस्किटो की जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है उसमें क्या होते हैं, ये स्पोरोजॉइट्स होते हैं, ये स्पेंडल शेप के। ये क्या होते हैं, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ह्यूमन बींग्स के लीवर में चले गए। लीवर में जाने के बाद में ये क्या हो गया, जो ये सेल बनी है वो कौन सी होते हैं, हेपेटोसाइट बन गई। इसमें से क्या होता है, फिर निकलते हैं ये इसके जॉइंट्स निकले, इसके जॉइंट्स निकलने के बाद ये रप्चर हुई, ठीक है, रप्चर होने के बाद वापस से इसे मीरो जॉइंट्स बने। मीरो जॉइंट्स ये क्या करेंगे, आरबीसीज की जो सरफेस है उस पर अपने आप को अटैच कर लेंगे और आरबीसीज को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, कई बार हीमोलाइटिक एनीमिया भी हो जाता है। इनमें से कुछ जो मीरो जॉइंट्स है वो तो क्या होंगे, इसमें चले जाएंगे, आरबीसीज में चले गए, और आरबीसीज में क्या फॉर्म कर लिया इन्होंने, रिंग स्टेज आ गई ये वाली,
ठीक है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था रिंग स्टेज क्या होती है, इसके जॉइंट स्टेज क्या होती है, वो इसी में याद है, ट्रोफोजॉइड स्टेज क्या होती है। इसमें से ये क्या हो गया, रिंग स्टेज बन गई। रिंग स्टेज में से इसके बाद ये रिंग स्टेज अपने आप को और डेवलप कर लेगी, आरबीसीज की सरफेस की तरफ और मूव करेगी, इस तरह से शेप बन गई और एक इसमें कन्वर्ट हो गई, ट्रोफोजॉइट में कन्वर्ट हो गई। ट्रोफोजॉइट्स अपने आप और डेवलप करेगा आरबीसी के अंदर, और आरबीसी से ये कहाँ पर अपने आप को डेवलप किया, क्या बन गया, ये इसके जॉइंट्स बन गया। इसके जॉइंट्स बनने के बाद ये क्या होता है कि ये जो इसके जॉइंट्स है रप्चर हो जाएगा, और रप्चर होने के बाद इसमें से क्या निकलेंगे, मिरर जॉइंट्स निकल जाएंगे। अब इस मिरर जॉइंट्स में ये क्या होते हैं, दोबारा से आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करेंगे, और आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करेंगे तो क्या होगा, आरबीसी की शेप में साइज में क्या हो जाएगा, इसमें फर्क आ जाएगा, या इसकी शेप साइज में डिस्ट्रैक्शंस आना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से कई तरह की जो आरबीसी से रिलेटेड डिजीज होती हैं वो हो जाती है, जैसे हीमोलाइटिक एनीमिया हो गया। एक कंडीशन तो इसकी ये हो गई, और दूसरी कंडीशन क्या थी कि इसमें से कुछ मिरर जॉइंट्स हैं जो गैमेट्स होते हैं इनमें, ठीक है, इसमें गैमेट्स में फॉर्म में आ जाएंगे, और ये जो इसकी ब्लड स्ट्रीम में होंगे, तब इसमें मेल और फीमेल होते हैं गैमेट्स में, ठीक है, माइक्रो बोल सकते हैं, और मैक्रो गैमेटोसाइट्स होते हैं ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर। जब क्या होगा कि जब कोई फीमेल एनाफ्लीज दोबारा से क्या करेगा, इस इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है फॉर मील, तो ये जो गैमेट्स हैं ये क्या चले जाएंगे, इसके स्टोमक में चले जाएंगे। स्टोमक में जाने के बाद ये क्या होंगे, यहाँ पर फ्यूज हो जाएंगे, दोनों माइक्रो गैमेट्स और मैक्रो गैमेट्स दोनों फ्यूज हो गए। आपस में फ्यूज होने के बाद क्या बन गया, ये जाइगोट बन गया। जाइगोट दोबारा से क्या होगा, डेवलप होगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऊकाइनेट्स में डेवलप हो गया। ऊकाइनेट्स वापस से अपने आप को डेवलप करके क्या बनाएगा, ये oocyst फॉर्म कर लेगा। oocyst फिर क्या होगा, ये oocyst से क्या होगी, ये रप्चर हो जाएगी, और oocyst में से वापस से क्या निकलेंगे, ये मीरो जॉइंट्स निकलेंगे, ठीक है, सॉरी ये स्पोरोजॉइट्स निकलेंगे, जो इसकी क्या सलाइवरी ग्लैंड्स में होते हैं, किसके, मॉस्किटो के। जब यही मॉस्किटो दोबारा से किसी पर्सन को क्या करेगा, बाइट करेगा, तो वो उसकी बॉडी में चले जाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है, ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है प्लाज्मोडियम, ठीक है, जो पैरासाइट है। तो जो एसेक्सुअल लाइफ साइकिल है वो किसमें कंप्लीट होती है, ये होती है ह्यूमन बींग्स में। और ये जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल है, ये वाली सेक्सुअल लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम की, क्योंकि इसमें क्या है, मेल और फीमेल गैमेट्स है, और यहीं से क्या होता है, दोबारा से स्पोरोजॉइट्स बन रहे हैं, तो ये होती है मॉस्किटो के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से ये सॉरी प्लाज्मोडियम अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है टू होस्ट के अंदर। आई थिंक आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है वो क्या है, कि किस तरह से ये डिजीज कॉज करता है। तो इसके जो न्यू मीरोजॉइंट्स बनते हैं आर रिलीज फ्रॉम द आरबीसी। आरबीसी से जो नए मीरोजॉइंट्स बनते हैं, रिलीज होते हैं, ठीक है, एक तो हेपेटिक साइट से निकलते हैं, और एक आरबीसी से रप्चर होती है ना, तब निकलते हैं। तो वो कितने टाइम में निकलते हैं, एट 48 आवर, किसमें, प्लाज्मोडियम ओवल और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के अंदर जो नए मीरोजॉइंट्स निकलते हैं आरबीसी से, वो कितने में निकलते हैं, 48 आवर के अंदर अंदर निकल जाते हैं, ठीक है, जब मॉस्किटो बाइट करता है उसके 48 आवर के अंदर। और 72 आवर के अंदर किसमें निकलता है, प्लाज्मोडियम मलेरी के अंदर। इसमें क्या होता है कि जब ये रिलीज होते हैं मीरोजॉइंट्स, तो उस टाइम क्या होता है, बॉडी में कुछ साइन और सिम्टम नजर आते हैं, कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो उसमें से क्या होते हैं, जैसे शेकिंग हो गया, चिलिंग हो गया, एंड फीवर, इस तरह के जो साइन सिम्टम है वो नजर आते हैं होस्ट के अंदर। और वो भी कौन से होस्ट के अंदर, इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर आते हैं, ह्यूमन बींग्स में आते हैं। कब आते हैं ये, जब आरबीसी रप्चर होती है, ठीक है, आरबीसी रप्चर होने के बाद क्या निकलते हैं, उससे नए जो मीरोजॉइंट्स हैं बाहर निकलते हैं। उस टाइम इस तरह के साइन सिम्टम ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं द पैरासाइट डेस्ट्रॉयज लार्ज नंबर ऑफ आरबीसीज। जो ये पैरासाइट्स है प्लाज्मोडियम, ये क्या करता है कि आरबीसीज को बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय करता है, नष्ट कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है, कई बार हीमोलाइटिक एनीमिया भी हो जाता है पर्सन के अंदर। या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो आरबीसीज है
आरबीसी से पैरासाइट लंग्स में भी चला जाता है, ब्रेन में भी चला जाता है कई बार, तो इसकी वजह से वहां पर भी इसके साइन सिम्टम देखने को मिल जाते हैं। जैसे मलेरिया हो गया, इसका सेरिब्रल मलेरिया हो गया, लंग्स में हो जाता है, तो कई बार ड्राई कफ भी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के इसमें पैथोफिजियोलॉजी हमें इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इसके साइन सिम्टम देख लेते हैं कि मलेरिया के क्या साइन सिम्टम होते हैं। सबसे पहले तो मैंने बता दिया था आपको, इसमें क्या आता है, फीवर आता है। ठीक है, बहुत ही तेज कपकपी ठंड लगने के साथ इसमें फीवर होता है, और वो कंडीशन कब होती है वो मैंने बताया है ये आपको। इसके अलावा इसमें हिमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें आरबीसी का क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है। आरबीसी क्या हो जाता है, इसमें नष्ट होने लग जाती है। इसके अलावा इसमें जॉइंडिस हो जाता है, एंड डार्क पिगमेंट ह्यू में यूरिन होता है। इसके अलावा हेडेक है, ड्राई कफ है, लॉस्ट वेट का वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, हिपेटोमेगली और स्प्लेनोमेगली हो जाते हैं। ये कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, मैगली का मतलब होता है एनलार्जमेंट, लीवर क्या हो जाता है, एनलार्जमेंट हो जाता है, स्प्लीन भी क्या होता है, बहुत लार्ज हो जाता है। तो ये सारे साइन सिम्टम मलेरिया में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपके साइन सिम्टम आपके सामने हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया कि ये इसके साइन सिम्टम होते हैं मलेरिया के। अब हम देखते हैं इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं इसका। तो डायग्नोसिस जो हम इसका करते हैं वो किस बेस पर करते हैं, सबसे पहले तो फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर करते हैं। जैसे कोई पेशेंट है, उसको फीवर है या ठंड के साथ उसको क्या लग रहा है कि फीवर हो रहा है, तो डॉक्टर के पास जाता है, तो उस फिजिकल एग्जामिनेशन करके भी डॉक्टर कई बार कंसिडर कर देता है कि हाँ भाई इसको मलेरिया है। नेक्स्ट है इसको जो हम कंफर्मेटिव टेस्ट बोल सकते हैं, कंफर्म करते हैं इस चीज के लिए, तो वो होता है लैब डायग्नोसिस होता है। लैब डायग्नोसिस में भी क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन करते हैं। किस तरह से करते हैं कि इसकी स्लाइड बना करके इसका एग्जामिनेशन किया जाता है। थिक और थिन ब्लड स्मीयर इसकी बनाई जाती है, मलेरिया की दोनों तरह की बनाई जाती है, थिक भी बनाई जाती है और थिन ब्लड स्मीयर बनाई जाती है। उसके बाद उसको स्टेनिंग करते हैं, और स्टेनिंग करने के बाद उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि उसमें कौन सा पैरासाइट की स्पीसीज मौजूद है। ठीक है, प्लाज्मोडियम की कौन सी स्पीसीज इसमें पाई गई है, तो उसको इसमें जांचा जाता है। इसके अलावा इसमें क्वांटिटिव बफीकोट है, तो इसको हम क्या करते हैं, ये भी क्या है, एक क्वांटिटिव मेथड है इसको डिटेक्ट करने का मलेरिया को, और एक एडवांस टेक्निक है, इसको डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट है, कुछ सीरोलॉजिकल टेस्ट। इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट में भी क्या होता है, एक सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं और एक एंटीजन बेस्ड होता है। ये तो होता है एंटीबॉडी बेस्ड होता है, और ये होता है एंटीजन बेस्ड टेक्निक होती है। जो ये होता है एंटीबॉडी बेस्ड टेक्निक होती है, वो होती है एलाइजा। ठीक है, अगर आप एलाइजा के बारे में और डिटेल से स्टडी करना चाहते हैं तो उसका वीडियो भी मैंने अपनी प्लेलिस्ट में डाल रखा है, आप मेरे चैनल पर जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है लैब से रिलेटेड। और इसके अलावा है इसमें IFAT, इसका भी IFT है, इम्यूनोफ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट होता है ये। नेक्स्ट है एंटीजन बेस्ड टेक्निक है, इसमें क्या था, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट इसमें यूज किया जाता है। इसके अलावा मॉलिक्यूलर जो टेक्निक है वो हम इसमें यूज करते हैं PCR, पॉलीमर चेन रिएक्शन। तो ये क्या है, कुछ टेस्ट के नाम है जिससे हम क्या करते हैं, मलेरिया को डिटेक्ट करते हैं, मलेरिया का डायग्नोसिस किया जाता है, कंफर्मेटिव टेस्ट करते हैं इसके द्वारा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका जो ट्रीटमेंट है वो कैसे किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, और कौन सी इसमें मेडिसिन यूज ली जाती है। तो जो इसका जो ट्रीटमेंट है वो बेस है किसके, कि किस मेडिसिन से रेजिस्टेंस है कोई एरिया, उसके अकॉर्डिंग उसको मेडिसिन दी जाती है। जैसे अगर कोई एरिया है वहां पर जो मलेरिया फैला हुआ है, उस स्पीसीज का मतलब कौन सी मेडिसिन से वो रेजिस्टेंस है, तो उसमें हमें क्या करते हैं, जनरली तो हम क्या देते हैं, इसमें क्लोरोक्विन दी जाते हैं। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो क्लोरोक्विन से रेजिस्टेंस होते हैं, मतलब उसके प्रतिरोधी होते हैं, उन पर वहां पर क्लोरोक्विन का कोई असर नहीं होता है, तो उस कंडीशन में क्या दिया जाता है, उनको मेफ्लाक्विन दी जाती है, या क्विनेन या सल्फाडॉक्सिन दिया जाता है, या ये दूसरी मेडिसिन है पायरेमेथामीन भी इसमें देते हैं। ठीक है, किन एरिया देते हैं, जिन एरियाज में क्लोरोक्विन से क्या होता है, वो रेजिस्टेंस होते हैं। नेक्स्ट है जहां पर क्या होता है, क्लोरोक्विन सेंसिटिव एरिया होते हैं, उनमें हम क्या दे सकते हैं, क्लोरोक्विन दे सकते हैं। क्लोरोक्विन विथ प्राइमेक्विन दी जाती है, कौन सी उसमें जिसमें इन्फेक्शन किसका हो, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का, ओवेल का और
मलेरिया का इन्फेक्शन हो उसमें क्लोरोक्वीन और इसके साथ साथ क्या दिया जाता है, प्राइमाक्विन दी जाती है। ठीक है, तो ये तो क्या था, इसका ट्रीटमेंट हो गया, इस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरह से इसमें क्लोरोक्वीन दी जाती है, लेकिन क्लोरोक्वीन कई बार क्या होता है कि कुछ एरियाज में रेजिस्टेंट होती है, उसका कोई असर नहीं होता क्लोरोक्वीन का, तो उस कंडीशन में डॉक्टर क्विनीन है या सल्फाडॉक्सिन है या मेफ्लाक्विन वगैरह प्रेस्क्राइब करते हैं। अब हम देख लेते हैं इसका प्रिवेंशन। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रिवेंशन, क्योंकि अगर प्रिवेंशन ही करेंगे तो क्या कर सकते हैं, इस डिजीज से कंट्रोल पा सकते हैं। तो सबसे पहले है कवरिंग द लिम्स। बाहर जाते टाइम अपने हाथ पैरों को अच्छी तरह से क्या करना चाहिए, बाहर जैसे बच्चे खेलते करते रहते हैं तो उस टाइम उनके जो फुल स्लीव्स के उनको क्या करने चाहिए, कपड़े वगैरह पहनाकर ही बाहर भेजने चाहिए, क्योंकि ये जो रिस्क फैक्टर है वो छोटे बच्चों के ऊपर भी ज्यादा डिपेंड करता है। तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, कवरिंग द लिम्स। और ये जो मच्छर है क्या रात को ज्यादा बाइट करता है, तो उस समय सोते टाइम क्या करना है, स्लीपिंग अंडर मॉस्किटो नेट, मॉस्किटो नेट का यूज करते हैं ताकि मच्छर से आने से क्या कर सकते, बच सके। नेक्स्ट है यूजिंग इंसेक्ट्स रेप्लिकेंट्स। और जैसे आजकल बहुत सारे मार्केट में इसके आ ही रहे हैं, जैसे ऑइंटमेंट हो गया या फिर जैसे किसी तरह जैसे गुड नाइट वगैरह है, या फिर और भी मॉस्किटो के जो नष्ट कर सकते हैं उनको, वैसे रिप्लिकेंट्स इसमें यूज ले सकते हैं, जैसे कचौआ छाप वगैरह ये यूज लेते हैं। नेक्स्ट है इसका चेक फॉर ब्रीडिंग एरियाज। ऐसे एरियाज में क्या करना चाहिए, उनको कंट्रोल करना चाहिए जहां पर इनकी ब्रीडिंग ज्यादा होती है, जैसे घरों में क्या तो पुराने टायर पड़े रहते हैं, या फिर फ्रिज के पीछे का जो पार्ट होता है उसमें भी क्या होता है कि पानी भरा रहता है, तो वहां पर भी मच्छर ज्यादा डेवलप कर जाते हैं। पानी भरा जैसे गमले वगैरह हो गए या फिर नालियां वगैरह उसमें पानी भरा रहता है, तो उस में क्या करते हैं, ये ज्यादा अपने आप को ब्रीडिंग करते हैं मच्छर वगैरह। तो वहां पर उनको क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए एंटी फॉगिंग यूज करके, या फिर एंटी मलेरियल जैसे वो होता है जैसे एमएलओ वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, उनको करके क्या कर सकते हैं, इनकी ब्रीडिंग को चेक कर सकते हैं या रोक सकते हैं। ठीक है, वही इस तरह से यहाँ पर इस फिगर में मैंने आपको समझा रखा है, जैसे नेट सोते समय नेट का यूज करना, रेप्लिकेंट्स यूज कर सकते हैं, और कवरिंग लिम्स स्प्रे यूज करके, ठीक है, मॉस्किटो के लिए, और ये जो हाउसेस वगैरह उसकी विंडो वगैरह को क्लोज करके, फॉगिंग करके, ठीक है, और गमले वगैरह हैं उसमें कोई पानी जमा ना होने दें। आसपास के एरियाज में जिस गंदे पानी के एरियाज होते हैं उसमें मच्छर क्या होते हैं, ज्यादा पनपने की चांसेस रहते हैं। तो गंदे पानी या जहां पर पानी ज्यादा दिनों तक ठहरा हो, ऐसी जगहों को क्या करें, साफ सुथरा रख करके क्या कर सकते हैं, मलेरिया का प्रिवेंशन किया जा सकता है। अब हम देख लेते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में क्या हो सकता है, सेरिब्रल मलेरिया हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर जो मीरोजॉइंट्स है कई बार आरबीसी के थ्रू कहाँ पर चले जाते हैं, ब्रेन वगैरह में, लंग्स वगैरह में चले जाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग उसके साइन सिम्टम भी नजर आने लग जाते हैं। ओलिगोयूरिया हो जाता है। ओलिगोयूरिया में क्या होता है कि जब यूरिन नॉर्मल जो अमाउंट है उससे कम आने लगे तो उसको ओलिगोयूरिया कहते हैं। नॉर्मल है जो 400 से 500 ml डेली एक एडल्ट पर्सन क्या करता है, यूरिन आउटपुट करता है। इससे कम अगर वो यूरिन आउटपुट करता है तो वो कौन सी कंडीशन में काउंट होता है, ओलिगोयूरिया में आता है। इसके अलावा जो दूसरा इसका कॉम्प्लिकेशंस है वो है हीमोग्लोबिन यूरिया, मतलब कि जो यूरिन है उसमें हीमोग्लोबिन आने लग जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से एक डिजीज, उसको क्या बोलते हैं हम, ब्लैक वाटर फीवर भी कहते हैं इस कंडीशन को। यूरिन में क्या आ जाता है, हीमोग्लोबिन आने लग जाता है। हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है। हीमोलाइटिक एनीमिया ये आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है इसके अंदर मलेरिया में, तो इसकी वजह से क्या होता है, आरबीसी नष्ट हो जाती है और उससे एनीमिया होने के चांस होते हैं। इसके अलावा डीआईसी है, डीआईसी की कंडीशन भी इसमें देखने को मिलती है। डीआईसी की फुल फॉर्म होती है डिसएमिनेटेड इंट्रावस्क्यूलर कोगुलेशन होता है। ये क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है कि ब्लडिंग क्या होती है, अनकंट्रोल हो जाती है, ब्लडिंग रुकती नहीं है इसमें। और स्प्लीनिक रप्चर हो जाता है, स्प्लीन रप्चर हो जाता है, और हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया हाइपो मीन्स होता है कम, और हाइपर का मतलब क्या होता है ज्यादा, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है, नॉर्मल रेंज से जब कम हो जाता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया बोला जाता है।
ठीक है। नॉर्मल रेंज होती है 70 ml/gl होती है इसकी, ठीक है। इससे अगर कम हो जाता है तो वो कौन सी कंडीशन में काउंट हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया में काउंट होता है। नेक्स्ट है हाइपरपायरेक्सिया, पायरेक्सिया हो जाता है, फीवर अगर ज्यादा हो जाता है, ठीक है, 103 से 105 तक पहुंच जाता है, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, हाइपर पायरेक्सिया कहा जाता है, ठीक है। ये सारे क्या है, इसके कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, किसके, मलेरिया के, ठीक है। नेक्स्ट, अब आज हमने इस वीडियो में इसके बारे में स्टडी करा, ठीक है, इसके कॉम्प्लिकेशंस देखे, ट्रीटमेंट देखा, ठीक है, लाइफ साइकिल वगैरह देखिए। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं या कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू सॉल्व देम। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।